टेट की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाइपरफाइन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किस प्रकार कथन है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो कथन है वो लैंगिक असमानता को दर्शा रहा है। तो आपको सकारात्मक रूप में इन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो पहला विकल्प है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो जो वक्तव्य है ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंगिक असमानता की बात की गई है। लड़कियों को लड़कों के प्रति जो है कमज़ोर माना गया है, कमज़ोर दिखाने की कोशिश की गई है, पक्षपात किया गया है। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, प्रगतिशील कक्षा में अगर आप पहले विकल्प को देखें तो लिखा हुआ है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड सिलेबस पढ़ाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रिजिड होकर पढ़ाई नहीं करा सकते बच्चों से, उनके लिए फ्लेक्सिबल सिलेबस होना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होगा तो फिर वो हार और जीत वाले मामले आ जाएँगे और फिर वो जो है दूसरे को हराने की कोशिश करेगा लेकिन खुद जीत में असफल हो जाएगा। क्योंकि लाइफ़ है, लाइफ़ में हमेशा कंपटीशन करेंगे तो जीना दूभर हो सकता है। तीसरा है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो सही बात है, ज्ञान की संरचना के लिए भरपूर मौके मिलेंगे, उसे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो वो अच्छा कर सकता है। और विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एकेडमिक लेवल पर हम उनका नामांकन नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चा ज़्यादा नंबर पाया है, कोई कम नंबर पाया है। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है तो किसी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा मजबूत भी हो सकता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस प्रकार की योजना है? विकल्प दिया हुआ है कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करती हैं, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। तो यदि ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है जिस एक्टिविटी में अध्यापिका ने क्या किया और कैसे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, या ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह के प्रश्न अगर उत्पत्ति होती है तो इसे अधिगम में अनुत्प्रेरणा नहीं होगी, हालाँकि उत्प्रेरित होगा। अधिगम मतलब लर्निंग पावर जो होगा वो ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगा, लर्निंग पावर जो है वो जनरेट होगा और अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे एक आधार बनेगा और बच्चा जो है अपने अंदर जो है एक विश्लेषण की क्षमता विकसित करेगा और आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के समाजीकरण की बात हो रहा है, उसके अंदर सोशल बिहेवियर कैसा डेवलप होगा इसके बारे में बात की जा रही है। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको चूज़ करना है। पहला है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। और दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो विभिन्न विकल्पों में से आप देख रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा होता है, अगर आप स्वयं से सोचें तो सोशल जो बिहेवियर उसके अंदर डेवलप होता है वो घर से ही डेवलप होता है, परिवार से ही डेवलप होता है। और उसकी जो माँ होती है, मदर जो होती है, वो सबसे पहली शिक्षिका मानी जाती है। तो इस आधार पर आप देखें तो परिवार जो होगा समाजीकरण का सबसे पहला चरण होता है, प्राथमिक कारक होता है, बाकी कारक द्वितीय कारक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि परिवार ही आपका प्राथमिक जो है कारक होता है, क्योंकि सबसे पहली लर्निंग परिवार से, फैमिली से ही स्टार्ट होती है। ओके, अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब मल्टीपल टाइप इंटेलिजेंस कहने की बात है। तो इसमें से आप चुनना है कि कौन सा सही होगा। बुद्धि लब्धि यानी कि आपके आईक्यू लेवल की बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो ये तो सही है कि हाँ, आईक्यू लेवल को जो है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से मापी जाती है, लेकिन केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, ये कथन गलत हो सकता है। केवल शब्द जो दिया हुआ है ये इस विकल्प को गलत कर देता है। ये विकल्प आपका सही नहीं होगा। एक आयाम में बुद्धिता अन्य आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है।
तो अगर किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बच्चा जो है मैक्सिमम कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा होगा। अगर वो स्टडी में अच्छा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्पोर्ट में अच्छा होगा। अगर वो स्पोर्ट में अच्छा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडी में अच्छा होगा। तो अन्य-अन्य जो है क्रियाएँ, एक्टिविटी होती हैं, उनमें उनमें मैक्सिमम या मिनिमम इस तरह की क्वालिटी होती है। इस आधार पर आपका ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट-डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकते हैं। काम को करने के अलग-अलग आयाम हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकते हैं और उसमें बच्चा अपना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर सकता है। तीसरा विकल्प है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएँ हैं। तो बुद्धिमत्ता की बिल्कुल विभिन्न दिशाएँ हैं, क्योंकि अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग निपुणता विद्यार्थी शो कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। तो इसकी विभिन्न दिशाएँ हो सकती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएँ नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल विभिन्नताएँ होती हैं। तमाम व्यक्ति जो होते हैं, जो भी होते हैं, अलग-अलग तरह की मेंटल एबिलिटी रखते हैं। इस तरह पे विभिन्नता की कई तरह विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ हैं, माने कि बुद्धिमत्ता कई प्रकार की हो सकती है, मेंटल एबिलिटी कई तरह की हो सकती है और कई तरह के जो है कि क्रियाकलापों में विद्यार्थी जो है आपका छात्र जो है निपुण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी कार्य ज़बरदस्ती कर रहे हो या आपको थोपा गया है कि नहीं आपको करना ही है और या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपके पिताजी डीएम हैं या आईएएस है तो आपको भी आईएएस ही बनना है या डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना है। तो इस तरह का जो अगर कोई दूसरा स्वीकृति देता है कि नहीं आपको यही करना है, तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो एक प्रकार का ट्रेडिशनल हो गया कि नहीं जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वही आप करेंगे, जो आपके दादा परदादा करते आए हैं वही आप भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिक विकास के लिए ये एक जो है घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो इसमें से जो भी दिए गए विकल्प है, इसमें से विकल्प जो दूसरा नंबर का जो विकल्प है ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, प्रथागत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आपको केवल शब्द देखने को मिल जाए, मतलब कि केवल यही होता है, तो वो हो सकता है कि जहाँ तक उम्मीद है कि वो गलत हो सकता है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है कि विकास की दर यानी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग तरह का डेवलपमेंट होता है। आपके अगल-बगल के परिवेश पे भी निर्भर करता है, एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है कि आपका वो डेवलपमेंट है, आपका सोशल डेवलपमेंट है या आपका जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होगा, वो आपका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी ये सब तय करता है। बाकी दूसरा क्या है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा नहीं केवल विद्यालय में ही होता है, क्योंकि आप विद्यालय से पढ़ने के बाद आप छात्र जो है परिवार में जाएगा, अपने परिवेश में जाएगा, फिर उसे वहाँ भी सीखना होता है। तो समाज में हर क्षण उसे सीखना होता है, हर कदम पे सीखना होता है। तो केवल विद्यालय में होने वाले जो लर्निंग है, वहीं से आपका केवल बस विकास जो है नहीं हो सकता। जिससे कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के सीखने का कोई समय नहीं होता। वो बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, वो प्रौढ़ावस्था में भी सीख सकता है, तो जीवन में सीखने की कोई टाइम ही नहीं होती। चौथा दिया हुआ कि विकास बहुआयामी होता है। इन डेवलपमेंट जो होता है वो आपका बहुआयामी होता है। तो ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि कई दिशाओं में आपका विकास हो सकता है। शारीरिक विकास हो सकता है, आपका एनालिसिस करने की क्षमता विकसित हो सकती है, किसी भी विषय को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो सकती है। तो ये बहुआयामी हो सकता है, स्पोर्ट में भी अच्छे हो सकते हैं, पढ़ने में भी अच्छे हो सकते हैं, म्यूज़िक के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्रों में आप जो है अच्छा विकास कर सकते हैं। तो टोटल डेवलपमेंट आपके बॉडी का होना चाहिए, आपके मेंटल जो भी स्टेबिलिटी है उसका होना चाहिए। तो हर प्रकार से ये चौथा नंबर जो है आपका सही साबित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। विकल्प को देख लेते हैं। पहला है कि अमूर्त सोच का विकास, फिर है कि विचार और सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो जैसे-जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, फिर आगे उनकी अवस्थाएँ जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे उनका ग्रो होता जाता है, फिर उनके कई सारे जो स्टेजेज़ हैं, उनमें अलग-अलग तरह की सोच विकसित होती है। तो कभी-कभी होता है कि बच्चे को बस आपको बताना होता है कि यही करना है, तो फिर वो जानता है कि नहीं यही करना है। फिर जो है सेंट्रलाइज़ हो जाता है। तो सेटलाइज़ हो जाएगा तो उसे होगा कि बस वो फ़ोकस कर रहा है, उसे कलम दे दिया जाए तो कलम को ही बस देख रहा है, उसके रंग को देख रहा है, मगर वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इस कलम से हम क्या-क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सब विश्लेषण करने की जो क्षमता है, वो एक निश्चित अवस्था के बाद आती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, वो सही ऑप्शन हो जाएगा कि विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है। वो सेंट्रलाइज़ हो जाता है एक ही सोच को लेकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के
सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा और मनोबंध। तो आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है यहाँ पर, स्कीमा और मनोबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक यहाँ पर बात कर रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी सामाजिक विकास भी होना चाहिए और सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपकी जो है इस अधिगम की प्रक्रिया में यानी लर्निंग प्रोसेस में किस बात पर ज़्यादा जोर देना होता है, महत्व देना होता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दो शब्द यहाँ जुड़े हुए, तो अगर सांस्कृतिक अधिगम है तो फिर उसमें सांस्कृतिक उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जब से बच्चों वैसे तो देखा तो आपकी अवस्था जो शुरू होती है वो माँ के गर्भ से ही शुरू होती है और आपके कब्र तक खत्म होती है, यानी जब तक आप मर नहीं जाते हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आपके अंदर तमाम तरह के विकास जो है शुरू हो जाते हैं। कुछ हद तक शारीरिक विकास होते रहते हैं और कुछ हद तक आपकी जो अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं, वो बदलती रहती है। तो इस आपको बताना है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, यानी कि वही लगभग 18 साल की उम्र तक, यानी एडल्ट जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक की बात हो रहा है, तो वो किस क्रम से होता है? तो सबसे पहला जो बच्चा होता है वो अपने संवेदना के आधार पर जो है चीज़ों को सीखता है, छूता है तो कोई चीज़ ठंडी लगती है, कोई चीज़ गर्म लगती है, फिर उसे कुछ चीज़ जो है अपने अपने संवेदना के आधार पर अपने नाक से सूंघकर या अपने जो है आँखों से देखकर तमाम तरह के जो संवेदिक अंग हैं उस अंगों के माध्यम से, अपनी संवेदना के माध्यम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद है मूर्त। मूर्त मतलब होता है कि उसे कोई भी एक चीज़ है उसके लिए फिक्स कर दिया जाए। तो मतलब अगर आपने उसको खेलने के लिए दे दिया तो वो खेलने के लिए खेलने में ही लगा हुआ है, फिर वो खाना-पीना भूल जाता है। मूर्त टाइप का एक अवस्था हो जाता है। अमूर्त, फिर उसके बाद अमूर्त आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, यानी कि आप पर्सनल मतलब डिफरेंसेस की बात कर रहा है, उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अगर आप पर्सनल डिफरेंसेस करते हैं तो फिर आपके अधिगम में बाधा होगी, ये ऑप्शन सही होगा या क्या होगा? अध्यापक के पक्ष पर असफलता होगी, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड होगा, ऐसा नहीं हम ग्रुप बना करके अलग-अलग करके नहीं पढ़ा सकते, ना बच्चों को सिखा सकते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, हम बच्चों को जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस करके और पर्सनल डिफरेंसेस करके हम उनके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद से उनके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, टीचर प्लानिंग करता है कि सभी समूह को एक साथ बैठाकर हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कि छोटा बच्चा, जो कमज़ोर बच्चा है वो भी समझ जाए और जो ज़्यादा तेज़ है वो भी समझ जाए। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, कि अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर आपको जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा है, उसमें किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी अविवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करने के पर जोर होना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि वो कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे ज़्यादा हम जो है आगे उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको क्लास में आगे बेंच पे बैठाएँगे, ऐसा नहीं है। तो अविवेदी समरूपी निर्देश है, सबको समान रूप से निर्देश देकर भी हम जो है सबका समान रूप से हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। सामाजिक पहचान के आधार पे भी नहीं कर सकते कि ये किस जाति का है या उस जाति का है, हम इसे नहीं पढ़ाएँगे, हम उसे नहीं पढ़ाएँगे। क्योंकि समाज में एक सामाजिक पहचान को इग्नोर करते हुए क्लास को पढ़ाना होता है। चौथा ऑप्शन है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। कोई बच्चा थोड़ा-सा डल है, कोई थोड़ा-सा उसी में ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का है, तो फिर उसके लिए हमें जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवसर अपॉर्च्युनिटी उसे हमें प्रदान करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो जो है बिना भाव के, बिना जो है मनहीनता के अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? आपको पता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिनियम है आपका। इसे बताना है कि हमें कौन से शब्दावली का, कौन से वर्ड का प्रयोग करना है जो ज़्यादा सूटेबल है, जिससे जो है कि सामाजिक या किसी तरह के किसी की भावनाओं को आहत ना हो। क्योंकि अगर हम किसी को डायरेक्टली जो है कुछ कहते हैं तो फिर से उसके मन में हमारे प्रति जो है दूसरे तरह का भाव आ सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मंदिर छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो मंदिर छात्र है, मतलब हम उसको ऐसा देख रहे हैं कि वो
वो मंदिर छात्र है, यानी कि बहुत जो है कि उसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी है, इस तरह का है। विकलांग छात्र है, तो विकलांग एक शब्द, ये भी अच्छा शब्द नहीं लग रहा है। किसी को डायरेक्टली विकलांग कह देना उसके अंदर, तो उसके अंदर हमारे प्रति एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर निराशा आने लगेगी। और छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, तो ये शब्द हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वी कैन से दैट। तो छात्र, दूसरा चौथा है कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो अशक्त शरीर है मतलब कि उसके अंदर शक्ति ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग विकलांग होते हैं, हाथों से, पैरों से होते हैं, आँख से हो सकते हैं, कान से हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे काम को करने की अथक मतलब क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिजिकली वो जो है डिसेबल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो वो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो अगर मान लीजिए कोई अधिगम कठिनाइयाँ हैं, लर्निंग में आपको डिस्टर्बेंसेस, बच्चों को सिखाने में जो है, टीचिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो ऐसे कोई छात्र है जो कि आपको अगर अध्ययन की कठिनाइयों से जूझ रहा है, और आपको जो है कि किस तरह की प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करना चाहिए उसको सिखाने के लिए, तो क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का मतलब हम आँखों से दिखा सकते हैं, या उसे गानों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से उसे समझा सकते हैं। तो ऐसा करेंगे, या फिर, तो ऐसा तो सही है भाई, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा है कि नहीं करना चाहिए। तो हम अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है। अगर बच्चा जैसे सीखना चाहता है वैसे सिखाएँ, और गीत के माध्यम से सीखना चाहता है, गीत के माध्यम से सिखाएँ। वो कुछ चीज़ को देख कर के सीखना चाहता है, तो देखी हुई चीज़ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, और अच्छे से बहुत जल्दी लोग सीखते भी हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो सही होगा हालाँकि, ठीक है। लेकिन नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, गलत होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका हालाँकि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे गलत होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं, आपको सेलेक्ट करना है ठीक अपोजिट। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है, तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना अगर आप बनाते हैं बैठकर कि कोई बच्चा किसी को क्या ज़रूरत है, क्या सिखाना है, कौन कमज़ोर है, कौन ज़्यादा जो है कि आपका तेज़ छात्र है, तो उस आधार पे आपको एक योजना बनानी होगी। तो ये भी आपका अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो कभी भी हम कक्षा में अगर अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी हम बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे, बहुत जटिल प्रक्रियाओं को अपनाएँगे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है? बच्चों को सीखने में ये कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो हमें जटिल नहीं बल्कि और आसान से आसान जो है विधियों को इस्तेमाल करना होगा, संरचनाओं का प्रयोग करना होगा, तभी बच्चा समझ पाएगा, सीख पाएगा। तो इस आधार पर ये जो आपका 4th ऑप्शन है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स 3, ओके? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, 4th नंबर का जो ऑप्शन है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बाकी लोगों को भी शेयर करते रहिए, ताकि बाकी जो टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको सीखने में, समझने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।